चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20। नाम है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले हल्का सा ओवरव्यू दे देते हैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा आपको। हमने लास्ट क्लास में देखा था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी तरह की होती हैं, टाइप्स। तो हमने सेकंड पढ़ा था, तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हम बनाते हैं लास्ट में बैलेंस शीट। तो इन तीन चीजों को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी हैं, तो टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तीन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग। एक बार मीनिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मीनिंग, और फर्स्ट पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स विच शो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो चीजें होती हैं, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है और एक बताता है फाइनेंशियल पोजीशन। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है? पहला आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा क्या आता है? बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक जगह मैंने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, और दूसरा मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी तरफ हमने लिख दिया बैलेंस शीट। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चले, तो जो ट्रेडिंग और P&L है, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं। इट मींस आपने कैसा परफॉर्म करा है पूरे साल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 11th क्लास की बात करें, तो जब लास्ट में रिजल्ट आता है तब पता लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी। अच्छे मार्क्स से इट मींस अच्छी परफॉर्मेंस थी, और खराब मार्क्स से इट मींस खराब परफॉर्मेंस। इन द सेम वे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है? हमारे बिजनेस की ट्रेडिंग और P&L। अगर आपके बिजनेस में लास्ट में प्रॉफिट आता है, इट मींस आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर आपके बिजनेस में लास्ट में लॉस आता है, इट मींस आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब है। और ये P&L, प्रॉफिट और लॉस, कहां से पता चलेगा? ये पता चलेगा बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करी थी। अब पॉइंट आता है कि सर बैलेंस शीट क्या होती है? तो दोस्तों, बैलेंस शीट को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये आपको बताती है फाइनेंशियल पोजीशन। यानी सर ये परफॉर्मेंस नहीं बताती, ये बताती है पोजीशन, और ये बताती है ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन पे बताती है, पर्टिकुलर डे। तो हमने ये सारी बातें आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट, और एक पर्टिकुलर डे में बताते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया था, और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज दोबारा से क्वेश्चंस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट शोज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाया जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड और ग्रॉस लॉस इनकर्ड। इट मींस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आता है और क्या आता है? ग्रॉस लॉस। और सर इसके फॉर्मेट में क्या क्या आता है? इसके फॉर्मेट में ओपनिंग स्टॉक आता है, नेट परचेजेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, आज हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, और क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक आता है, नेट सेल्स आती हैं,
ये कुछ हमारे साथ डिस्कशन था, और कुछ डायरेक्ट इनकम्स भी होती हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में डिस्कशन किया था। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डिस्कस करी थी। तो एक बार हम फटाफट पहले आपके साथ ट्रेडिंग अकाउंट का ये देखिए, मैं आपके साथ एक बार फॉर्मेट डिस्कस कर लेता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड होगा वो आप यहां लिखेंगे। उसके बाद ये वाली साइड हो गई डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और जो लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट। फॉर्मेट में हमने बताया था, सबसे पहले यहाँ पे आती है टू, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक। और सर यहाँ पे आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऊपर आता था ओपनिंग स्टॉक, लास्ट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में आराम से डिस्कशन की थी। फिर यहाँ पे आता है परचेजेस, जो भी परचेज होती है परचेज में से माइनस कर देते हैं अगर कोई परचेज रिटर्न हो, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, फिर नेट अमाउंट आता है। इसी तरह यहाँ पे आती है सेल्स, और सेल्स में से भी क्या माइनस करते हैं अगर कोई सेल्स रिटर्न है। मैंने आपके साथ एक एक पॉइंट डिस्कस किया था लास्ट क्लास में डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो आप सबके साथ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, और वो लिस्ट मैंने आपको आसानी से याद करने का तरीका भी बताया था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बस अगर आपने ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ लिए और उसके बाद याद भी कर लिए तो काम हो गया हमारा आसान। पहला डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वेजेस, वेजेस वो जो हम लेबर को देते हैं। दूसरा कैरेज, मैंने आपको बताया था ये इनवर्ड होता है, यानी सर जब आप सामान खरीदते हो, कैरेज का मतलब होता है किराया, तो कैरेज इनवर्ड। इसका एक और नाम होता है जिसको आप कहते हो फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड। इनवर्ड पे फोकस करना, इनवर्ड का मतलब होता है सामान आ रहा है, उस पर किराया दे रहे हो आप। फिर हमने पढ़ा था कार्टेज, कार्टेज भी इनवर्ड। फिर हमने पढ़ा ऑक्ट्रॉय का खर्चा होता है। फिर हमने पढ़ा कि सर फैक्ट्री में जो खर्चे होते हैं, ये हमने कंक्लूजन निकाली थी, फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ आते हैं। जैसे फैक्ट्री में क्या लगती है, फैक्ट्री में लगती है पावर, फ्यूल, ये लगती है फैक्ट्री के अंदर। तो इस तरह से हमारे कुछ एक्सपेंसेस थे जिनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन के थ्रू आपको अपने आप याद हो जाएगा। कुछ और भी होते हैं थोड़े बहुत, वो मैं आपको नोट्स दूंगा तब आपको समझ आ जाएगा सर क्या क्या थे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद लास्ट में जो डिफरेंस आता है, आप सब बताइए मुझे, लास्ट में जो डिफरेंस आता है उसे क्या बोलते हैं। इधर जो डिफरेंस आता है उसे क्या बोलते हैं, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। जल्दी से, समीक्षा का आंसर आ गया बेटा, फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। निधि का आंसर भी आ गया। सर लास्ट में जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम, जल्दी जल्दी आकांक्षा, निधि, सारे बच्चे फटाफट रिप्लाई करो। और एक बार हम देख भी लेते हैं कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है हमें। बेटा रिप्लाई करो, रिया, सकीना, नील, हातिम, फटाफट रिप्लाई करो। क्या आता था जब यहाँ पे डिफरेंस आता था, उसको हम बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट।
और अगर बाई चांस यहां पे डिफरेंस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस लॉस। तो एक ही चीज पॉसिबल है, या तो प्रॉफिट आएगा या बिजनेस में क्या आएगा, लॉस। तो ये हमारा ट्रेडिंग का फॉर्मेट था, और एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको और क्लैरिटी होगी। मैं आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन रखता हूं, आप फटाफट सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करें और मुझे ये बताइए। मेरे पास दोस्तों इस टाइम पुराना एडिशन है, आप सब ने चैप्टर नंबर 19 ओपन करना है और ये बताइए, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इलिस्ट्रेशन थर्ड। बस इतना बता दो, क्या न्यू एडिशन में भी ये इलिस्ट्रेशन सेम है? मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, बस इतना आप मुझे बता दीजिए तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसमें स्टॉक दिया हुआ है 1,19 चैप्टर, इलिस्ट्रेशन नंबर थर्ड देखें आप, उसके अंदर स्टॉक है, वेजेस है, सेल्स है, 1,50,000, 15,50,000। बेटा फटाफट ढूंढो और मुझे एक बार कंफर्म कर दो, क्या इलिस्ट्रेशन नंबर सेम है? कशिश अरोड़ा का आंसर आ गया, यस सर सेम है। समीक्षा जैन का भी आ गया, इलिस्ट्रेशन नंबर थर्ड ही है। ओके, तो आपके न्यू एडिशन के अंदर भी इलिस्ट्रेशन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से और मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूंगा, मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पे साथ साथ क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,00,000, तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में लिख दिया 1,00,000। ये हमने ओपनिंग स्टॉक में लिख दिया 1,00,000। अच्छा, ओपनिंग ये है, जरा ढूंढते हैं सर क्या क्लोजिंग दिया हुआ है। और मेरी नजर पड़ी लास्ट में, तो लास्ट में दोस्तों क्लोजिंग दिया हुआ है 2,00,000 रुपए। क्लोजिंग लिखा हुआ है 2,00,000 रुपीज। क्या आप सबके में भी क्लोजिंग 2,00,000 है? एक बार मुझे फटाफट फाइनली आंसर बता दीजिए। बेटा आप सबके बुक में भी क्या 2,00,000 ही है क्लोजिंग स्टॉक? यस, ओके। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,00,000। तो बस फॉर्मेट जिस बच्चे को आता है, बस आपको फॉर्मेट में वैल्यूज डालनी है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्मेट आपके सामने है, बस वैल्यूज डालनी है और आगे चलते हैं। फिर लिखा हुआ है वेजेस। बेटा वेजेस लिखा है 50,000। अब क्वेश्चन ये है, क्या वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है? यस और नो, जल्दी से बताइए, क्या वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है? यस और नो। यस। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 50,000। बस अब आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद होने चाहिए और आगे चलते हैं। सेल्स दे रखी है 15,50,000। सेल्स है 15,50,000। और अगर मैं आपको बोलूं, इधर लिखा है रिटर्न इनवर्ड, शायद आप बच्चों को याद हो, इनवर्ड का मतलब होता था सेल्स रिटर्न। बेटा इनवर्ड का मतलब होता था सेल्स रिटर्न, मैंने आपको नाम बताया था लास्ट क्लास के अंदर। वेरी गुड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब ये सामान वापस आ रहा है, यानी सर ये सेल्स रिटर्न है 50,000 की। तो सेल्स है 15,50,000 की और सेल्स रिटर्न है 50,000। तो जरा यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं। अब ध्यान से देखें, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सेल्स लिखेंगे 15,50,000 और सेल्स रिटर्न कितनी है, उन्होंने बस नाम चेंज करा था, इसकी जगह क्या लिख दिया, रिटर्न इनवर्ड। तो नेट आंसर 15,50 में से 50,000 गए, तो नेट सेल्स आ गई 15,00,000। ये आ गई नेट सेल्स 15,00,000। अब चलते हैं और आगे, यहां लिखा है रिटर्न आउटवर्ड। याद करो, रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या था? रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? परचेज रिटर्न। अब ढूंढे परचेज कितने की है, ये रही परचेज, 10,00,000 रुपए की परचेज है।
और 80,000 रुपए का सामान आपने रिटर्न कर दिया, तो मैं यहां लिख देता हूं टोटल परचेज है 10 लाख रुपए की। टोटल परचेज है 10 लाख और उसमें से कितना सामान रिटर्न कर दिया, 80,000 का। ये परचेज रिटर्न है। तो देखा जाए तो नेट सेल कितनी हो गई, 9,20,000। ये हो गई आपकी नेट सेल्स, 9,20,000। और आगे चलते हैं। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड यानी सर ये भी डायरेक्ट खर्चा है 5,000। जैसे वेजेस थे, एक और खर्चा मिल गया फ्रेट, वो भी इनवर्ड। कितने का खर्चा था, 5,000। और देखते हैं, फिर यहाँ लिखा है कैरेज, वो भी इनवर्ड, 10,000। तो एक और खर्चा मिल गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिर्फ डायरेक्ट लिखने हैं यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड, वो कितना है, 10,000। तो ये हो गई हमारी कहानी खत्म। जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे हमने लिख दिए, सारे चीजें आ गई। अब टोटल करते हैं जरा, आइए जरा मेरे साथ साथ टोटल करें। 15 और 2, यहाँ पे आ रहा है 17 लाख, यहाँ आ रहा है 17 लाख। यहाँ देखते हैं यहाँ कितना आ रहा है, 1 लाख और 9 लाख, 10,20,000 और 50, 10,70,000, 10,80,000, 10,85,000। यहाँ आ रहा है 10,85,000 और यहाँ आ रहा था 17 लाख। इट मीन 17 लाख ज्यादा है। जो साइड ज्यादा होती है वो हम लिख देते हैं दोनों तरफ। 17 लाख में से ये सब अभी आपने जो प्लस किया था, इन सबको माइनस करो। तो 17 लाख में से अगर 10,85,000 गए तो कितना बचा, ये बचा 6,15,000। तो फाइनली यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 6,15,000 और ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आप चेक करें, आपके सामने आंसर दिया हुआ है 6,15,000। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, 6,15,000। चलिए पहले मुझे ये बताइए, क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ आया है? बेटा एक बार सारे स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझ आया है, कैसे करना है? कुछ मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे याद करना। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 6,15,000। जी एक बार बेटा सारे स्टूडेंट्स बता दो फटाफट, हातिम, सकीना, नील, रिया, जल्दी जल्दी। एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन ये मैंने कैसे निकाला? फिर हम चलेंगे आगे। तो ये हमारी कौन सी इलिस्ट्रेशन थी? कैसे पता चला प्रॉफिट हुआ या लॉस? ऐसे पता चला, ये वाली साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है, उसमें से ये वाली साइड माइनस करो, इसका मतलब डिफरेंस यहां बच रहा है, इधर डिफरेंस बच रहा है। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। अगर इधर डिफरेंस बचता है तो वो प्रॉफिट है, और अगर डिफरेंस इधर बच जाएगा, इधर कैसे बचेगा? इधर ऐसे बचेगा, जब ये वाली साइड डेबिट साइड ज्यादा होती है, क्रेडिट साइड कम होगी, तो इधर डिफरेंस बचेगा, तो उसे लॉस बोलते हैं। बाकी सब स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट ये चीजें क्लियर है। अब मैं इसी टॉपिक को आगे लेके चलता हूं आपके साथ। बुक को करते हैं अलविदा। क्वेश्चंस करेंगे कशिश, तो धीरे धीरे करके और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट अकाउंट है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते आपको सारा समझ आ जाएगा। फॉर द, ये नेक्स्ट अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड होगा यहाँ आएगा। और इसका भी एक बार फॉर्मेट सीख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराता हूँ। सेम फॉर्मेट है इसका भी। ये मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जैसे ऊपर बनाया था आपने कुछ नहीं करना, वैसे ही नीचे बनाना है एज इट इज सेम, कुछ भी चेंज नहीं है।
उसके बाद डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ये सारी चीजें हमें लिखनी है इसके अंदर। चलिए फॉर्मेट रेडी हो चुका है आपके साथ। ये वाली साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब जरा आराम से देखना हम क्या करने जा रहे हैं। कई बार कुछ स्कूल्स के अंदर क्वेश्चन आया है P&L पहले बनाना है या ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ स्कूल्स में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको हमेशा याद रखना है फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, यानी सर ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाना है। ट्रेडिंग के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद क्या बनेगी? बैलेंस शीट। अब P&L सेकंड में क्यों बनता है? क्योंकि ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है दोस्तों, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है इसको आप ट्रांसफर करोगे, कहां ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट मींस अगर आपके बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट है तो पहले तो आप इसे ट्रांसफर करोगे। यहां पे मैंने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपने ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद अब क्या करना है? यहां पे आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पे आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ट्रेडिंग में कौन से आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से आएंगे? इनडायरेक्ट। तो सिर्फ आप स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस को याद कर लेना, डायरेक्ट को याद कर लेना। डायरेक्ट के बाद जो भी बच गया, जो भी कूड़ा करकट जो भी बचा, वो सब कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इधर क्या आती हैं? इधर आती हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं यहां पर। ये होता है इनडायरेक्ट इनकम्स। उसके बाद इस अकाउंट को भी हम क्लोज करते हैं। फॉर्मेट के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। इस अकाउंट को भी क्लोज करते हैं और इस अकाउंट के बाद जब यहाँ डिफरेंस बचता है, डिफरेंस मतलब इन दोनों का टोटल, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम माइनस करेंगे। जो भी डिफरेंस आएगा, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? ग्रॉस प्रॉफिट आया था 6,15,000। ये था हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। मान लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम है 85,000। इनकम हमने कमाई 85,000, तो टोटल हमने कितना कमा लिया? टोटल कमा लिया 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए हमने कमा लिए। उसमें से खर्चे, मान लेते हैं खर्चे हुए 4 लाख रुपए के। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए? 4 लाख। आपने कितना कमाया था? आपने कमाया था 7 लाख रुपीज टोटल। उसमें से 4 लाख के खर्चे हो गए। जो भी लास्ट में बचा, जो लास्ट में बचा इधर, उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसका मतलब सर ट्रेडिंग में आता था ग्रॉस प्रॉफिट और P&L में क्या आता है? नेट। ये नेट आंसर है आपका। और नेट आंसर कितना आया? 3 लाख रुपीज। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और अगर डिफरेंस इधर बच जाता तो अब तो आप खुद भी स्मार्ट काम कर सकते हो। अगर इधर डिफरेंस बचता तो उसको हम क्या बोलते? दिस इज कॉल्ड नेट लॉस। तो ये हमारा किसका होता है? P&L का फॉर्मेट। अब मैं धीरे धीरे करके आपके साथ और भी कुछ बातें करूंगा और मुझे पता है आपके दिमाग में बड़े सारे डाउट्स आ रहे होंगे। अभी उन डाउट्स को एक एक करके मैं सॉल्व कर दूंगा। पहला डाउट, सर ग्रॉस प्रॉफिट आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया क्रॉस में। अगर सर पेपर में ग्रॉस लॉस होता, ये पहला डाउट है, अगर ग्रॉस लॉस होता तो क्या उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते? तो आंसर इज यस। दोस्तों अगर ग्रॉस लॉस होता तो उसको यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते टू ग्रॉस लॉस।
यहाँ पे लिख देते टू क्रॉस लॉस। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, क्रॉस में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये जो नेट प्रॉफिट आया है, जो नेट प्रॉफिट आया 3 लाख रुपीज, ये फाइनली कहाँ जाएगा? ये फाइनली जाएगा जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी थी? लास्ट स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। ये प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में कहा जाएगा? आप सब बच्चों ने स्टार्टिंग से अकाउंट्स में पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। दोस्तों, जो भी कैपिटल होती है उसके अंदर हम प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? प्लस। तो हमने नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया? प्लस। ये वाला प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल में से क्या कर देंगे? कैपिटल में से लॉस को क्या कर देते हैं? माइनस। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था, प्रॉफिट प्लस होते हैं, लॉस माइनस होते हैं। तो ये कौन सी स्टेटमेंट में चला जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। और कुछ बातें आपको बताता हूं। मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस, और आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट नहीं है वो सारे कहाँ हैं? इनडायरेक्ट हैं। तो जो डायरेक्ट नहीं है वो कहाँ चले जाएंगे? इनडायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन एक बच्चे के दिमाग में आएगा, सर यहाँ पे सारी की सारी इनकम्स हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम है, तो सर क्या डायरेक्ट इनकम भी होती है? और अगर डायरेक्ट इनकम होती हैं तो कहाँ जाएंगी? तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। दोस्तों, यहाँ पे आती हैं, जैसे यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्ट इनकम्स भी आती हैं। बट आपकी बुक्स के अंदर 98% आपको डायरेक्ट इनकम नहीं दिखाई देगी, क्योंकि डायरेक्ट इनकम बहुत रेयर होती हैं। कुछ ही बुक्स के अंदर एक दो क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनकम आती है। तो सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया कि जैसे यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं ऐसे ही यहाँ पे क्या आती हैं? डायरेक्ट इनकम। ऑल्दो आपकी बुक्स में 98% डायरेक्ट इनकम्स नहीं दी होंगी। इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ आता तो आप समझ जाना ये सारी की सारी कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम। इसलिए मैं डायरेक्ट इनकम कभी फॉर्मेट में नहीं लिखूंगा। ये भी बात क्लियर हो गई। और मुझे कुछ और भी बताना था आपको। मैंने आपको कहा ये जो इनवर्ड 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 होता है, इसका मतलब जितने भी खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, ऑन परचेजेस, परचेज करते टाइम मतलब इनवर्ड, वो कौन से एक्सपेंस होते हैं? वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। बट अगर हम आपसे ये पूछें एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर जो खर्चे होते हैं, तो आप सब बच्चे बोलेंगे जो सेल्स के ऊपर खर्चे होते हैं वो कौन से खर्चे हुए? दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैसे खर्चे? मैं बस हल्का सा नाम चेंज करूंगा। जैसे लिखा है कैरेज, मैंने भी लिखा कैरेज, बट मैं आगे क्या लिख रहा हूं? आगे लिख रहा हूं आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब सामान जा रहा है, सामान जा रहा है उसका किराया, वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर मैंने लिखा फ्रेट, फ्रेट आउटवर्ड। ये भी क्या है? ये भी सेल्स के ऊपर खर्चा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट है। ऐसे किसी के आगे भी अगर आउटवर्ड लिखा होता है तो वो क्या बन जाता है? सेल्स के एक्सपेंसेस। सेल्स के टाइम आपको पैकिंग करके सामान भेजना होता है, यानी सर ये जो पैकिंग के खर्चे होते हैं ये भी किस पर लगते हैं? सेल्स के टाइम। इसलिए ये भी कौन से एक्सपेंस होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब हमने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट के अलावा जो बच जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? इनडायरेक्ट। जितनी बातें पढ़ी हैं उन बातों को एक बार हल्का सा देख लें, फिर हम आगे चलेंगे। पहले मुझे ये बताइए, एनी डाउट्स इन दिस? अगर है तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। बेटा फटाफट मुझे बताओ, एनी डाउट्स इन दिस? यस और नो?
आई एम वेटिंग। जल्दी जल्दी आप सब बच्चे रिप्लाई करेंगे और फिर हम चलेंगे आगे। एनी डाउट्स? मैं साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूं, आपके छोटे छोटे से क्वेश्चंस। बेटा सबसे ज्यादा टाइम इसी चैप्टर में लगेगा। एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है ये। चलिए डाउट्स नहीं है और हम आ जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर। पॉइंट नंबर 3, कौन सा अकाउंट है? ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज क्या लिखा है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट अर्न्ड। ट्रेडिंग में क्या लिखा था? ट्रेडिंग में लिखा था ग्रॉस। और पीएनएल में क्या लिखा है? नेट। नेट प्रॉफिट होगा या क्या होगा? नेट लॉस। और यहां देखो आप, यहां पे सारे की सारे क्या आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऊपर कौन से एक्सपेंस आते थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ क्या आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये बातें आपको याद रखनी है। और आगे चलते हैं जरा इसके साथ। एक क्वेश्चन कुछ स्कूल्स के अंदर आ रहा है, पहले मैं आपके साथ वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करूं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, और बहुत ध्यान से मैच ऑफ द फॉलोइंग आप सब बच्चों ने मेरे साथ साथ समझना है। एक्स और वाई आपको मैच करना है। जल्दी बताओ, फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन कौन बताता है? ट्रेडिंग बैलेंस शीट या ट्रेडिंग एंड पीएनएल? फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? जल्दी से बताइए बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? तो फाइनेंशियल पोजीशन का करेक्ट आंसर है डी, बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन। और अगर आपसे मैं पूछूं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है, तो परफॉर्मेंस बताता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल। इसका मतलब परफॉर्मेंस कौन बताता है? ट्रेडिंग और पीएनएल, ये बताता है परफॉर्मेंस। आगे बताइए, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है कौन से अकाउंट में? क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको याद हो फॉर्मेट, आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्रेडिट। और कौन से अकाउंट में होता है? ट्रेडिंग। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक कौन से अकाउंट में होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये भी हमारा पॉइंट खत्म। कुछ बातें पुरानी है बेटा, फाइनल अकाउंट्स में सब कुछ आएगा पुराना, तो कुछ पुरानी बातें देखते हैं क्या लिखा है, और साथ साथ मेरे साथ समझ भी लेना। ऑन रिटर्निंग द गुड्स टू सेलर, परचेजर सेंड्स। परचेजर क्या देता है? डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? समीक्षा का आंसर आ गया। जिन बच्चों को पुराना याद है वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं दोबारा से बता दूंगा। ऑन रिटर्निंग द गुड्स टू सेलर, परचेजर क्या देता है? यानी परचेजर जब गुड्स रिटर्न करता है तो उसके लिए ये क्या बन गई? उसके लिए ये बन गई परचेज रिटर्न। परचेजर जब गुड्स रिटर्न करता है तो उसके लिए क्या बन जाती है? परचेज रिटर्न। और अगर परचेज रिटर्न की मैं जर्नल एंट्री पूछूं, पुरानी बातें एक बार फटाफट रिकॉल कर लें दोस्तों। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। मैंने आपको बताया था रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। और ऊपर आता है जिस पार्टी से आप डिस्कस कर रहे हो, जिसको आपने सामान खरीदा था वापस कर रहे हो, तो पार्टी क्या होती है? डेबिट। और जो भी पार्टी है, जो भी पर्सन है, डेबिटर क्रेडिटर जो भी है, वो पार्टी क्या होती है? डेबिट। और अगर पार्टी डेबिट हो रही है, इसीलिए क्या दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है डेबिट नोट। तो जिन बच्चों को पुराना नहीं याद उनको भी रिकॉल करा देता हूं, इसलिए क्या दिया जाता है? डेबिट नोट। और अब आप यहां पे आ जाओ, 5th पॉइंट। ऑन रिसीविंग रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर, सेलर सेंड्स। यानी सर सेलर को गुड्स रिटर्न हुए हैं तो इसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और मेरे साथ साथ दोबारा से एक बार मीनिंग समझ लें। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न होती है डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
जो भी डेटर है क्रेडिटर है उसका नीचे नाम आता है पार्टी। तो यहाँ पे फिर देखते हैं, ये जो पार्टी है डेटर क्रेडिटर ये क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं क्रेडिट, इसीलिए इनको दिया जाता है क्रेडिट नोट। तो हो सकता है पेपर में आपसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पूछ लें। अगर आप सिंपल याद करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका, जब परचेज रिटर्न है तो हम लिखते हैं डेबिट नोट। ये याद करने का तरीका है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्योंकि पार्टी डेबिट होती है। और जब सेल्स रिटर्न है, एक याद कर लो, दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। दूसरा क्या बन गया, क्रेडिट नोट, क्योंकि पार्टी क्या हो रही है, क्रेडिट। तो दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, एक और बात, आप सबको सब्जेक्टिव पेपर आना है। टर्म 2 के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं पूछेंगे। इट मींस वो 1 मार्कर एमसीक्यू पूछ सकते हैं और सब्जेक्टिव तो आना ही आना है। तो आपको एमसीक्यूज को इग्नोर नहीं करना, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ आपके साथ साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करता हूँ। चलिए, मुझे ये बताइए, पॉइंट नंबर 7, आप सब बच्चे मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। बेटा साथ साथ प्रैक्टिस कर लो। रिटर्न इनवर्ड इज डिडक्टेड, आंसर बताइए मुझे जल्दी से। और मैं देखता हूँ हमारे साथ कौन कौन है। आकांक्षा, हातिम, कशिश, अरोड़ा, नील, निधि, रिया, सकीना, समीक्षा, जैन, साई, विनायक। जी फटाफट बताइए मुझे क्या आंसर होगा। रिटर्न इनवर्ड कहां से माइनस होता है, डिडक्टेड कहां से डिडक्ट होता है, फटाफट बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर बच्चों का आ रहा है, जल्दी 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 बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है, मतलब क्या होता है, सामान आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न। और ऑलमोस्ट सारे बच्चों का ही आंसर ठीक था। इनवर्ट का मतलब पहले आपने सेल करी होगी इसलिए सामान वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न। तो ये कहां से डिडक्ट होगा, आंसर इज बी, सेल्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स, इसमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आंसर बताइए। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, सब कुछ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जल्दी से बताइए। दोस्तों ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता। वेरी गुड समीक्षा, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता, यानी सर इसका आंसर है डी। ट्रेडिंग भी होता है, पी एंड एल भी होता है और बैलेंस शीट भी होता है, ये सारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए जरा मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन से एक्सपेंस आते हैं, डायरेक्ट आते हैं या इनडायरेक्ट आते हैं, अब ये बताइए मुझे। ट्रेडिंग के अंदर कौन से एक्सपेंस आते हैं, जल्दी से बताइए बेटा, फटाफट रिप्लाई करो। रिया, नील, जल्दी से। आकांक्षा, फटाफट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारे पास एक्सपेंस आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर बचा 10th, विच स्टेटमेंट शोज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस। बेटा पोजीशन कौन बताता है, पोजीशन बनाता है बैलेंस शीट।
पोजीशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर डेट पर उसे बोला जाता है बैलेंस शीट। तो हमने कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर ली सर, इसके अंदर छोटे छोटे से क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको, और मैं आपको कुछ आगे भी पॉइंट कराता हूं इसके अंदर। लो एक क्वेश्चन का आंसर और दो, आराम से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, आप सब बताइए। कैरेज आउटवर्ड, दोस्तों कैरेज आउटवर्ड कहाँ आना चाहिए? निधि ने सबसे पहले आंसर दे दिया, समीक्षा जैन। कैरेज आउटवर्ड कहाँ आना चाहिए? अभी बताया था आउटवर्ड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? कशिश अरोड़ा, वेरी गुड। कहाँ जाते हैं? कांशा का भी आंसर आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए ये भी आ गई बात हमारे पास, और इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए कुछ अब प्रैक्टिकल बात भी कर ली, एमसीक्यूज भी कर लिया, थोड़ी सी बातें आपको कुछ थ्योरेटिकल बता देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस। तो आपको 2 क्लास में मैंने बहुत कुछ थ्योरेटिकल बता दिया। दोस्तों मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बैलेंस शीट, और कुछ नई बातें सीखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। पहली बात तो बैलेंस शीट के आगे लिखा जाता है एज एट, जो भी ईयर होगा ईयर एंडेड। याद रखना ये जो वर्ड लिखा है एज एट, यानी सर ये पर्टिकुलर टाइम पे बनती है, पर्टिकुलर डेट पे बनती है एज एट। ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और बैलेंस शीट में दोस्तों ये वाली साइड होती हैं लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज साइड हो गई, और बैलेंस शीट में ये वाली साइड हो गई असेट्स, यहां आती हैं असेट्स। तो ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। लायबिलिटीज के अंदर यहाँ पे 2 चीजें आएंगी, एक तो आएंगी कैपिटल, एक आती है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल होती है इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल होती है इंटरनल लायबिलिटी। और एक आएंगी नॉर्मल लायबिलिटीज, जिनको आप बोलते हो एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एक हो गई कैपिटल और दूसरी हो गई लायबिलिटी, और यहाँ पे आती हैं दोस्तों सारी की सारी असेट्स। तो पहले तो हम फटाफट आपको ये बता देते हैं, कैपिटल के अंदर अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर बिजनेस में नेट प्रॉफिट होता है, ये नेट प्रॉफिट कहाँ से निकला था? ये निकला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, आपने देखा भी था। ये देखिए P&L से क्या आया था? नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट को हमने क्या किया था? प्लस कर दिया था कैपिटल के अंदर। तो फटाफट लिख लेते हैं, प्रॉफिट प्लस होगा, और अगर बाई चांस लॉस हो गया तो आप माइनस कर देंगे नेट लॉस। तो नेट लॉस भी कहां से आएगा? नेट लॉस भी आएगा P&L से। अब कुछ और बातें, ड्राइंग्स याद करो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ड्राइंग्स होती हैं पर्सनल यूज। अगर कोई ड्राइंग्स है तो माइनस कर देते हैं, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल, तो उसको क्या कर देते हैं? प्लस। तो ये हमारी हो गई कैपिटल्स। और ऐसे ही अगर कोई लायबिलिटीज है, लायबिलिटी का मतलब होता है आपने किसी से क्या लिया है? उधार। आपने किसी पर्सन से क्या लिया है? उधार, जो आपको वापस करना पड़ेगा। मैं आपको इसी को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, बिकॉज पेपर में इसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों लायबिलिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक बोला गया है नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरा बोला गया है करंट लायबिलिटी। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, जितना थ्योरी पढ़ लेंगे उतना हमारे लिए प्रैक्टिकल आसान हो जाएगा। तो एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी।
करंट लायबिलिटी का क्या मतलब और नॉन करंट का क्या मतलब? पहली बात, है तो सर लायबिलिटी, है तो उधार, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? करंट लायबिलिटी वो होती है जो आपने उधार लिया है 12 महीने, 12 मंथ्स और लेस, विद इन 1 ईयर। वेरी गुड, 12 महीने या उससे कम, क्या छोटा सा उधार है। और नॉन करंट लायबिलिटी होती है जिसके अंदर उधार होता है 12 मंथ से ज्यादा। एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, हमने मतलब साईं विनायक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया 5 लाख रुपए का। हमने लोन लिया 5 लाख रुपए का, यानी आपने क्या लिया? उधार। वेरी गुड। पहले तो ये बताओ, क्या ये उधार हमारे लिए लायबिलिटी है? यस और नो। पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए, क्या सर ये लायबिलिटी हमारे लिए लायबिलिटी है? यस और नो। क्या ये उधार हमने लिया है? यस और नो। सो आंसर इज यस, उधार तो सर लिया है। अब क्वेश्चन ये है, लायबिलिटी तो है ये पक्का क्या है हमारी लायबिलिटी? अब सर हमें कैसे पता चलेगा ये नॉन करंट है या करंट है? अगर मैं बोलूं ये लोन मुझे वापस करना पड़ेगा, ये लोन मुझे वापस करना पड़ेगा आज से 4 साल बाद, 4 साल बाद, तो 4 साल का मतलब 12 महीने से ज्यादा है, 48 मंथ्स हो गए। तो आप इसको दिखाओगे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। बट अगर मैं ये बोलूं ये जो लोन है ये आपको वापस करना पड़ेगा 4 महीने में, 4 महीने में वापस करना पड़ेगा, इसका मतलब 12 मंथ से कम है, तो ये क्या बन गया? ये बन जाएगी करंट लायबिलिटी। है दोनों ही लायबिलिटी, डिपेंड करता है 12 महीने के ऊपर। और अब मेरा आपसे क्वेश्चन, अगर ये पैसा मैं एग्जैक्ट, दोस्तों एग्जैक्ट 12 महीने में वापस कर दूं, तो बताओ ये क्या माना जाएगा? ये मैं पैसा पूरे 12 महीने में वापस कर दूं, तो क्या ये करंट माना जाएगा या ये नॉन करंट माना जाएगा? बताइए जरा ध्यान से, इंग्लिश पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसे करंट मानेंगे या नॉन करंट? सो करेक्ट आंसर इज करंट, करंट मानेंगे। और ये कैसे पता लगता है? वो यहां से पता लगता है 12 महीने हो या उससे कम हो। तो 12 महीने हो या उससे कम हो तो हम इसे क्या मानते हैं? करंट लायबिलिटी। तो ये मैंने आपको बता दिया नॉन करंट और करंट। और कुछ लोग, कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। तो आपको सारी बुक्स की नॉलेज एक जगह ही मिल जानी चाहिए कि सर अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया लायबिलिटीज और कैपिटल। और दोस्तों ऐसे ही असेट्स होती हैं, इन द सेम वे असेट्स भी होती हैं। एक होती हैं नॉन करंट असेट्स और दूसरी होती हैं करंट असेट्स। एक होती हैं नॉन करंट असेट्स, दूसरी होती हैं करंट असेट्स। बहुत आसान तरीका है, सीए और दूसरे कौन हो गए? नॉन सीए। तो सीए और नॉन सीए, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। और इसकी डेफिनेशन भी सेम है, इसकी डेफिनेशन भी सेम है। करंट असेट्स वो होती हैं जो 12 मंथ्स या उससे कम समय में, 12 मंथ्स या उससे कम समय में कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। और नॉन करंट असेट्स वो होती हैं जिनको ज्यादा टाइम लगता है, 12 मंथ से ज्यादा टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट करने के लिए। और भी बताता हूँ, कुछ बच्चों को पता है ऑलरेडी, मैं कुछ और भी बातें बता देता हूँ। नॉन करंट असेट्स होती हैं यूज करने के लिए, जिनको हम यूज करते हैं। यूज करने का मतलब बेचने के लिए नहीं खरीदते। अगर मैं बात करूं इस कैलकुलेटर की,
दोस्तों इस कैलकुलेटर की पहली बात, क्या कैलकुलेटर असेट है? सो आंसर इज यस। क्वेश्चन ये है कि नॉन करंट असेट से या करंट असेट से, तो आप ये देखो, क्या मैंने ये कैलकुलेटर सेल करने के लिए खरीदा है? बेटा ये बताओ, क्या ये मैंने कैलकुलेटर बेचने के लिए खरीदा है? सो आंसर इज नो। मैं इस कैलकुलेटर को क्या करूंगा? यूज करूंगा। इट मींस नॉट फॉर सेल, और इसीलिए इसका 12 महीने से ज्यादा होना, ये कैलकुलेटर क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड नॉन करंट असेट्स। तो जिसका 12 महीने से ज्यादा होता है यूज करने के लिए, नॉट फॉर सेल, तो वो क्या बन जाती है? नॉन करंट असेट्स। और करंट असेट्स क्या होती हैं? जो 12 महीने के अंदर खत्म हो जाती हैं, जिनको हम खरीदते ही किस लिए हैं? हम उन्हें खरीदते ही किस लिए हैं? बेचने के लिए। तो ये बन जाती है आपकी करंट असेट्स। सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी एक टीचर ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप सब बच्चों के साथ भी डिस्कस करूं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना और आप सब बच्चे आंसर देना। आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे और कुछ पॉइंट्स के ऊपर। उन्होंने लिखा कंप्यूटर परचेज। कंप्यूटर परचेज, अगर मैं इतना ही छोड़ दूं, कंप्यूटर परचेज क्या कहते हो? करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है? हमने कंप्यूटर खरीदा, बेटा सीए है या नॉन सीए है? आप सब बच्चे बताइए मुझे, सीए या नॉन सीए? फटाफट बताओ क्या है। ये है ऑफ कोर्स, वेरी गुड हातिम। कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर हमारे लिए क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि इसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है। बट टीचर ने लिखा था आगे, कंप्यूटर परचेज फॉर रीसेल, बेचने के लिए, दोबारा से बेचने के लिए कंप्यूटर खरीदा है। ये था क्वेश्चन। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। दोस्तों आपको समझ आना चाहिए, कंप्यूटर खरीदा है बेचने के लिए, रीसेल, दोबारा बेचने के लिए। इसका मतलब आप इसको यूज नहीं करोगे, आप इसे सेल करोगे। ये आपका बिजनेस है, और अगर आपका ये बिजनेस है तो ये क्या बन जाएगी? आपकी बन जाएगी करंट असेट। तो इस छोटे से वर्ड की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था स्टूडेंट्स का। तो कंप्यूटर परचेज क्या बन जाएगी? आपके लिए करंट असेट्स। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।